Hi friends, welcome back. Let's start with another essential element. Last class में हमने सीखा था कौन सा essential element? That there should be lawful object and lawful consideration, right? तो हमने सीखा था कब कब consideration and object को unlawful माना जाता है. अब चलते हैं आखिरी essential element या second last essential element, which is ऐसे agreements होने चाहिए which are not declared void by law. ऐसे एग्रीमेंट्स होने चाहिए जिनको कानून ने void डिक्लेयर ना किया हो. तो जैसे क्राइम की लिस्ट दी हुई है लॉ के अंदर कि मर्डर करोगे तो इतने साल की सजा, ये पनिशमेंट, अगर आप किडनैपिंग करोगे तो इतने साल की जेल की सजा, इतना दंड, ये पनिशमेंट, वैसे ही जस्ट लाइक अ लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज दी हुई है, वैसे ही हमारे लॉ के अंदर एक लिस्ट दी हुई है जिसमें उन्होंने बोला है ये एग्रीमेंट्स करोगे तो ये कहीं ना कहीं या तो पब्लिक एट लार्ज को हानि पहुंचाएंगे या इमोरल होंगे. ऐसे कुछ रीजंस के चलते उन्होंने एक लिस्ट ही डिक्लेयर कर दी है कि ये एग्रीमेंट्स तो वॉइड ही कहलाए जाएंगे. अब उनमें से कोई एग्रीमेंट करोगे तो वो कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करोगे विच इज ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वो वॉइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट में पहला एग्रीमेंट कौन सा है? ऐसा एग्रीमेंट विच इज ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी. नाउ यू नो ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी हमने अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में सीखा था. या कोई ऐसा एग्रीमेंट करोगे विच इज इन restraint of business, मतलब किसी को बिजनेस करने से रोकने का एग्रीमेंट. फॉर एग्जाम्पल आपको एक चश्मों की दुकान लगानी है, आपका हक है. हिंदुस्तान के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर एक जन को हक दिया है कि आप अपना पसंदीदा बिजनेस कर सकते हो. आपको आजादी दी गई है. आपको एक अधिकार तो पता होगा, फ्रीडम टू स्पीक. वैसे यू हैव गॉट अ फ्रीडम टू कंडक्ट अ बिजनेस. जब तक कि आप कोई गैर कानूनी बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपको आजादी है. हर एक इंसान को आजादी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, यानी छोटे से मतलब 18 का अबव होना चाहिए. ठीक है, हर एक पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, डजंट मैटर्स. इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, हर एक इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आजादी दी है, अपना बिजनेस कर सकता है. ऐसे में अगर मैं आपसे ऐसा बिजनेस करूं, मान लो आपको चश्मों की दुकान लगानी है ठीक मेरे चश्मों की दुकान के बाजू में. देखते देखते मैं एक दिन आपके पास आऊं और आपको ऑफर देती हूँ, सुनो तुम चश्मों का बिजनेस लगा भी दोगे तो भी हमको कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, और हम चाहते भी नहीं कि जंगल में 2 शेर हो. हम एक शेरनी काफी है और हम दूसरी शेरनी नहीं क्रिएट होने देना चाहते. तो तुम्हें क्लियर कट बात करते हैं, क्लियर कट ऑफर देते हैं. तुम यहाँ पर चश्मों के अलावा कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी दुकान लगा लो, चश्मों का बिजनेस नहीं करो. तुमने कहा इसमें हमको क्या मिलेगा? मैंने कहा मैं बदले में तुमको 20 लाख रुपए दूंगी. डू यू अग्री टू नॉट कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्पेक्स एंड गॉगल्स बिसाइड्स माय शॉप इन रिटर्न ऑफ 20 लाख रुपीज? 20 लाख के बदले में तुम्हें वादा करना होगा कि तुम लाइफ टाइम के लिए मेरी दुकान के बाजू में चश्मों का दुकान नहीं खोलोगे. ये तो आजादी पे रोक लगा दी मैंने. जब हिंदुस्तान का संविधान तुम्हें आजादी दे रहा है तो मैं ऐसा एग्रीमेंट करके ना उस संविधान को तोड़ रही हूं. तो ऐसे जो भी एग्रीमेंट्स होंगे जो आपको स्टॉप करेंगे फ्रॉम कंडक्टिंग अ लॉफुल बिजनेस, उनको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है बाय लॉ, क्योंकि वरना वहां पर आजादी देने का कोई मतलब नहीं रहेगा. ऐसे तो हर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंसान अपना बिजनेस खोलना चाहेगा तो हर बड़ा आदमी एक्स्ट्रा पैसे खिलाकर उसको दुकान खोलने से मना करेगा. और अगर ऐसे बिजनेस एग्रीमेंट्स को लॉफुल मानते हुए वैलिड बना दिया तो फिर क्या होगा पता है? मान लो अपन का एग्रीमेंट बन गया, तुमने बोला हाँ 20 लाख पे डील क्लोज, मैं चश्मों का बिजनेस नहीं करूंगा, ये वादा रहा. मैंने कहा गुड, मैंने तुम्हें 20 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन 2-3 महीनों बाद
तुम चश्मों का बिजनेस खोलने लगोगे मेरे बाजू में, तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाकर जज साहब से कहलाऊंगी, ये संविधान की आजादी को मारो गोली जज साहब, मैंने इन्हें 20 लाख रुपए दिए थे, आप कहो इनसे अब अपना वादा निभाए, बाजू में दुकान ना खोले। तो फिर संविधान में हक दिया ही क्यों, जब पैसों से उस हक को खरीद सके, उस एग्रीमेंट को वैलिड बनाना है तो हक ही मत दो, ऐसा हक दो ही नहीं। इन ऑर्डर टू मेक दैट हक सिक्योर, उस हक को बनाए रखने के लिए ऐसा हर एग्रीमेंट जो कि किसी की बिजनेस करने की आजादी छीने को वॉइड बनाना ना जरूरी था, वही किया। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ बिजनेस इज वॉइड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वॉइड। सबको आजादी है शादी करने की, किसी को शादी करने से रोकना भी आजादी छीनना है, तो वो एग्रीमेंट्स भी वॉइड है। ऐसे लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स दी गई गाइस, जिनको लॉ ने क्या किया है, डिक्लेयर कर दिया गया है वॉइड। डिक्लेयर करा गया है मतलब एक लिस्ट बना के रखी है कि ये एग्रीमेंट्स करोगे तो वॉइड ही कहलाए जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? ऐसा कोई भी एग्रीमेंट करेंगे दो पार्टीज तो वो एग्रीमेंट कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हम रीड करें ऑन योर नोट्स। So, अगला essential element is not expressly declared to be void. The agreement entered into must not be which the law declares to be either illegal, गैर कानूनी, और void। ना कोई गैर कानूनी काम का एग्रीमेंट होना चाहिए, ना कोई void एग्रीमेंट की लिस्ट में से एग्रीमेंट होना चाहिए। गैर कानूनी तो हम जानते हैं, सुपारी वाला, किडनैपिंग वाला, ठीक है। इलीगल एग्रीमेंट यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप वो काम करें जो कानून ने करने से मना किया हुआ है। अब आप लोग मेरे वीडियोस देख चुके हैं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाले, उसमें हमने बहुत क्लियरली समझा था एग्रीमेंट्स फॉरबिडन बाय लॉ। कोई ऐसा काम करने का एग्रीमेंट कर रहे हो जो कानून ने करने से मना किया है, तो वो गैर कानूनी हो गया, इलीगल हो गया, ठीक है। ओके, सो इलीगल एग्रीमेंट वो काम का एग्रीमेंट होता है जो करने से कानून ने मना किया है। गुजरात स्टेट में अल्कोहल बेचना, किसी को किडनैपिंग करवाने के लिए गुंडे को हायर करना, किसी को मर्डर करवाने के लिए गुंडे को हायर करना, ये सब गैर कानूनी एग्रीमेंट्स होते हैं। ऐसा काम है जो करने से कानून ने रोका गया था और फिर भी आपने किया। वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। हम जानते हैं, हमने सीखा था वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड। वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें ना तुमको कोई लीगल एक्शन कराई, ना मुझे कोई लीगल एक्शन कराई, ठीक है। एग्जांपल्स दिए हैं, थ्रेट टू कमिट मर्डर इलीगल हो गया, ठीक है। किसी को बदनाम करना, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स देना किसी के, कोई ऐसा एग्रीमेंट एंटर करना विच इज ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या कोई इलीगल इन नेचर हो, या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, in restraint of marriage are classic examples of void agreements. Okay guys, good. चलते हैं आगे। तो गाइस ऐसा करके सेक्शन 10 के बिफोर मूविंग अहेड हम कंक्लूड करते हैं पूरा टॉपिक। यहां तक पहुंचते पहुंचते सेक्शन 10 जो हमें सिखा रहा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट सामग्री क्या बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या थी, तो 6 सामग्री बता चुका है सेक्शन 10। दैट्स इट, यहाँ पर सेक्शन 10 होता है खत्म। कौन सी थी? प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी कि वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर यस, कंसर्न होना चाहिए, वो भी फ्री कंसर्न होना चाहिए। कंसीडरेशन होना चाहिए, वो भी कैसा कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एंड ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं होना चाहिए विच आर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। ये 6 बातें जब एक एग्रीमेंट में सेटिस्फाई होंगी तब जाकर वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, अब ये तो थी कि सेक्शन 10 ने बोली थी कि ये 6 सामग्री होनी चाहिए।
अब कुछ ऐसी सामग्री पढ़ रहे हैं सेक्शन 10 वाली 6 एसेंशियल एलिमेंट्स तो हो गए। अब ये सेक्शन 10 ने बेशक नहीं बोली है, लेकिन फिर भी होना जरूरी है आउट ऑफ कॉमन सेंस यार। यानी ये बातों का भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए होना जरूरी है। जैसे कि एटलीस्ट 2 पार्टीज, कॉमन सेंस है। कम से कम 2 लोग होने चाहिए, एक ऑफर देने वाला, दूसरा ऑफर कबूल करने वाला। कोई इंसान खुद ही खुद से शादी कर सकता है? नहीं, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। कोई इंसान खुद ही खुद को गुड्स बेच सकता है? नहीं, एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए। तो कॉमन सेंस है। एग्रीमेंट बनाने के लिए सेक्शन 10 ने ऐसी कॉमन सेंस वाली बातें नहीं बोली थी, पर फिर भी इनका होना जरूरी है। तो कॉमन सेंस के तहत कौन से और एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं हमारी लिस्ट के अंदर, एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर? ठीक है, एटलीस्ट 2 पार्टीज मस्ट बी देयर। ठीक है, वन ऑफरर अनदर ऑफरी। इस पे हम एक केस स्टडी भी देखेंगे। क्या हुआ था, ये कहां से आया था? ये एक कोर्ट के फैसले से डिसाइड हुआ था। क्या हुआ था, एक पार्टनरशिप फर्म थी, मान लो XYZ लिमिटेड। ठीक है, XYZ मेसर्स XYZ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनर्स थे मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z। ये तीनों जब जब पार्टनर्स आते हैं तो कैपिटल ले आते हैं, और जब फर्म डिसॉल्व होती है तो सारा कर्जा आउटसाइडर्स को पे करने के बाद जो बचता है वो पार्टनर्स में हम लोग बांट देते हैं, राइट? तो जब फर्म डिसॉल्व हुई तो क्या हुआ, एक्स को ना हमने कैश दिया, 1 लाख रुपीस का पड़ा था फर्म के पास। फिर वाई और जेड को देने के लिए ना कैश बचा ही नहीं, तो हमने क्या किया, वाई को फर्नीचर दे दिया, फर्म का फर्नीचर दे दिया जो कि 1 लाख रुपए का ही था। जेड को हमने क्या किया, कार दे दी जो कि 1 लाख रुपए की हो रही थी। तो ऐसा करके सबको जो कैपिटल लाए थे वो वापस मिल ही गए। तो हुआ क्या, पार्टनरशिप फर्म की फर्नीचर, कार और कैश इस तरह से बट गए आखिर में डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स के बीच में। अब क्या हुआ, गुजरात टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा कि यार ये तो सेल ऑफ गुड्स हो गया, पार्टनरशिप फर्म ने वाई को फर्नीचर बेचा है, ऐसा हो गया, तो इस पे हम सेल्स टैक्स लेंगे, क्योंकि जब भी गुड्स सेल होते हैं तो उस पे लगाया जाता है सेल्स टैक्स। तो पार्टनर्स ने बोला नहीं नहीं, ये थोड़ी ना सेल है, फर्म का जो असेट है वो आखिर हमारा ही तो है। अगर मैं प्रोप्राइटर होता तो जब बिजनेस खोलता तो कैपिटल घर से लाता हूँ, फर्नीचर घर से लाता हूँ, जब बिजनेस बंद करता हूँ तो अपना कैपिटल घर पे वापस लेकर जाता हूँ, अपना फर्नीचर घर पे वापस लेके जाता हूँ। वैसे ही इस बार बिजनेस मैंने अकेले ना लगाकर हम 3 फ्रेंड्स ने मिलकर लगाया था, हर कोई घर से कुछ कुछ कैपिटल लाया था। जाते वक्त, वापस जाते वक्त सबको वापस मिलना चाहिए कैपिटल। तो भाई कैश जितना था वो एक्स को दे दिया, एक्स को कैश में चाहिए था, हमको चल था कैश में मिलता है, अकाउंट में मिलता है, तो हमने फर्नीचर और कार ले ली। ये थी तो हमारी ही ना, क्योंकि अगर फर्नीचर फर्म का है तो इसका मतलब फर्नीचर किसका था, फर्म का फर्नीचर मींस पार्टनर्स एक्स, वाई एंड जेड की ओनरशिप हुई, उस पे को ओनर्स हो गए ये लोग। क्या हो गए, को ओनर्स, जॉइंट ओनर्स हो गए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में सबका जॉइंट राइट होता है। तो इन्होंने बोला यार ये तो हमारा ही फर्नीचर है, जो हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वाई ले जाए, या हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि जेड ले जाए। तो जब ओनर खुद ही बिजनेस से फर्नीचर उठाकर घर पे ले जाते हैं तो बेचना थोड़ी हुआ। तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट बोला नहीं, हम तो इसको सेल्स ही मानेंगे, हमको सेल्स टैक्स चाहिए।
केस गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या अनाउंस किया? कोर्ट ने बोला बिजनेस में लाया हुआ फर्नीचर अगर ओनर वापस ले जाता है तो वो सेल थोड़ी ना हुआ। सेल करने के लिए तो दो लोग चाहिए, एक जो ओनर हो और अपने गुड्स बेच रहा है, और दूसरा जो खरीदार हो, गुड्स लेके जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यहां पर तो वाई ओनर ही दिख रहे हैं, जॉइंट ओनर की जगह पर अब उसको सोलो ओनर बना रहे हैं। तो ओनर ही ओनर को गुड्स कैसे बेच सकता है? पहले भी तो वाई ओनर था इन कॉम्बिनेशन विथ एक्स एंड जेड। अब इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि इसका 100% ओनरशिप वाई को दे देते हैं। तो यार ओनर से ही ओनर के पास जा रहा है। देयर आर नो टू डिफरेंट पीपल। तो इसको सेल नहीं माना जा सकता। सेल माने जाने के लिए तो एक ओनर होना चाहिए जो कि गुड्स को सेल करेगा, यानी कि सेलर होगा, और दूसरा बायर होना चाहिए जो कि ये ओनरशिप खरीदने आया है। यहां पर तो वाई पहले भी ओनर था, अब भी ओनर है, कोई दो डिफरेंट लोग नहीं है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट लोग नहीं हैं, तो ये कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनता। आप कोई सेल्स टैक्स इस पे चार्ज कर ही नहीं सकते। फॉर देयर टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी टू पार्टीज। बेचने के लिए भी दो अलग अलग लोग होने चाहिए, एक ओनर एक नॉन ओनर। यहाँ पर तो ओनर और ओनर ही है, तो ये सेल नहीं माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पार्टनरशिप अकाउंट्स कर चुके हो, पार्टनर्स वापस लेकर जाते हैं तो हम ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं करते थे, है ना? आर यू गेटिंग इट? जब पार्टनर्स लेकर आते थे फर्नीचर तो हम कैपिटल लेकर ऐसा मानते थे, है ना? उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट देते थे और फर्म का फर्नीचर दिखाते थे। अब जब फर्म बंद हो रही है और वो वापस लेकर जा रहे हैं तो सेल थोड़ी हुआ। सही बात है। सेल करने के लिए तो दो अलग अलग लोग चाहिए, एक ओनर एक नॉन ओनर, जो कि यहाँ पर नहीं था। और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये क्लियर किया कि आगे से ये बात क्लियर रखो, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए होंगे, एक ऑफर देने वाला दूसरा ऑफर लेने वाला, तब ही एग्रीमेंट बन सकेगा। इधर से निकल के आया कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। ठीक है, तो आई एम रीडिंग दिस पॉइंट हमारे नोट्स के अंदर। लेट्स रीड इट ऑन टॉप। ठीक है, सेक्शन 10 नीचे आए थे हम लोग, आपको सर्कल दिखेगा, उसके ऊपर जाएंगे 5 4 3 2 1 दिखेगा वहां। ठीक है, तो सिंस सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स नहीं बताता है, सो देयर आर सर्टेन अदर सेक्शंस which also contain requirements for an agreement to be enforceable. Thus, in order to create a valid contract, following elements must be present. Number 1, two parties होनी चाहिए. One cannot contract with himself. A contract involves at least two parties. One party making an offer, another party accepting it. A contract may be made by natural persons and by other persons like company, universities, ये भी कर सकती है। Natural and artificial दोनों persons कर सकते हैं, बस persons होने चाहिए। It is necessary to remember कि identity traceable होनी चाहिए। Example में देखें, हमने जो case study discuss किया वही है। To constitute a contract of sale, एक सेल का सौदा बनाने के लिए There must be two parties. एक सेलर होना चाहिए, एक बायर। एंड ये सेलर और बायर दो अलग अलग लोग होने चाहिए। सेम इंसान सेलर और बायर नहीं हो सकते। सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन्स, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। खुद ही खुद के गुड्स खरीद नहीं सकता, जस्ट लाइक खुद ही खुद से शादी नहीं कर सकता। In state of Gujarat versus Raman Lal S and Company, ये partnership firm थी। When on dissolution of a partnership,
assets of firm were divided among the partners, the sales tax officer wanted to tax this transaction. तो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, it was held, मतलब it was held by the judge, कि this was not a sale. Partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and seller, क्योंकि वाई joint owner था और वही पूरा ओनरशिप लेकर चला गया दूसरों की सहमति से। तो पहले भी वाई ओनर था, बाद में भी वाई ओनर था, मतलब वाई ही बायर है, वाई ही सेलर है। ऐसा नहीं हो सकता। कंडीशन वाज दो पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए, और सेलर अलग इंसान होना चाहिए, बायर अलग इंसान होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? देयर मस्ट बी टू पार्टीज। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट, एग्रीमेंट बनाते टाइम पार्टीज का इरादा होना चाहिए लीगली बंधने का। कैसे बंधन में बंधने का? ये बंधन तो लीगल बंधन है वाला होना चाहिए। कैसा बंधन में बंधने का इरादा होना चाहिए? अग्रीमेंट करते वक्त लीगल बंधन। मतलब जब मैं आपको ऑफर दूं ना, तब मेरे माइंड में क्या इरादा होना चाहिए? जैसे ही आप हाँ बोलो, मैं कानूनन वादे से बंध जाऊं। कानूनन वादा मतलब जैसे ही आप हाँ बोलो तो हमारे बीच में एक ऐसा प्रॉमिस बन जाए कि जिसको बाद में अगर मैं तोड़ूं तो तुम मुझे कोर्ट ले जाकर भी मुझसे वो वादा परफॉर्म करवा सको। इस चीज को कहते हैं लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इरादा होना चाहिए ऑफर में। एग्जाम्पल देती हूँ, याद है जब पापा आपको ऑफर दे रहे थे, यस जय माता दी लेट्स रॉक वाला एग्जाम्पल, कि आप अगर पहली बारी में सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर करेंगे तो पापा आपको आईफोन 11 दिलाएंगे। याद आया? यस। तब क्या पापा का ये इरादा था कि बाद में भूल जाए, पापा नहीं दिलाए आईफोन 11 तो तुम पापा को जेल में डलवाओ? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। यानी डोमेस्टिक एग्रीमेंट, घरेलू एग्रीमेंट में पापा जब भी वादा करते हैं शाम को रेडी रहना, मूवी पे चलेंगे, और भूल जाते हैं, तब ऑफर देते वक्त पापा का ये इरादा नहीं होता शाम को मूवी पे चलेंगे बोलते वक्त कि अगर शाम को मूवी पे ना ले जाए तो तुम लोग तीनों, मम्मी पापा मम्मी और बाकी बच्चे मिलकर पापा पे केस ठोको, उनको जेल में डलवाओ और उनसे वादा निभाओ। ये इरादा पापा का नहीं होता ऑफर देते वक्त। और जब जब ऑफर देते वक्त लीगली बंधन बनाने का, लीगल रिलेशनशिप बनाने का इरादा नहीं होता, तब तब वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। गाइस, आपको रीजंस पता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्यों कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, सोशल एग्रीमेंट क्यों कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इलीगल एग्रीमेंट क्यों कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी? एक्सेप्ट नहीं कर रही थी मतलब क्यों केस फाइल करके तुमको हक नहीं दिला रही थी। हमने बहुत ही डिटेल में इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोग नए हो, न्यू स्टूडेंट्स हो और मेरा लेक्चर देख रहे हो इस वक्त, तो प्लीज आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें कि मैंने डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट्स को इन डेप्थ समझाते हुए क्लियर करा है कि क्यों कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते हो ऐसे एग्रीमेंट्स में।